नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार उपस्थित हूं आप सबके सामने आज के सेशन को लेकर के। आज जो हम ये सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस सेशन में हम पढ़ेंगे जो हमारा संधि वाला चैप्टर चल रहा है, उसमें हम पढ़ेंगे जो दो संधियां और बची हैं हमारी। कौन सी? व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उनको जानेंगे, उनको समझेंगे और उनको पूरा करने के बाद हम पढ़ेंगे अगले जो संज्ञा वगैरह जो उसके भेद हैं उनको जानेंगे, मतलब पद के भेद में हम जाएंगे, वो पढ़ेंगे अगला चैप्टर। तो आज इसको करते हैं खत्म, बिना किसी समय को गवाए बढ़ते हैं। बचे हुए शेष भाग, संधियों के शेष भाग, संधि का शेष भाग पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे? संधि का शेष भाग। शेष भाग क्योंकि इससे पहले हम ले चुके हैं और आपको दीर्घ स्वर पूरा पढ़ा दिया है, दीर्घ स्वर पूरा पढ़ा है, स्वर संधि के जो पार्ट है वो पूरे पढ़ा है। स्वर संधि पूरी कराई है। स्वर में जो पांचों उसके भेद है, पांचों भेद कंप्लीट हो चुके हैं, ये हो चुके हैं। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत आज के इस चैप्टर की और आते हैं सबसे पहले व्यंजन संधि के ऊपर। और व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है उसको जानने का प्रयास करते हैं। क्या कहती है? व्यंजन के आगे, क्या बोल रहा? व्यंजन के आगे, व्यंजन के आगे, व्यंजन के आगे स्वर या व्यंजन, व्यंजन के आगे क्या आ जाए? स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए। आने पर जो विकार, विकार का मतलब यहाँ किस सेंस में है? परिवर्तन से। किस में है? परिवर्तन होता है। मतलब व्यंजन के आगे या तो स्वर आ जाए कोई, या व्यंजन भी आ जाए। अब वो कौन सा व्यंजन आएगा वो इसका फार्मूला में हमें पता चल जाएगा, उससे व्यंजन संधि कहते हैं। किसे? इनके आने से जो परिवर्तन हो रहा है, उस शब्द में जो परिवर्तन हमें दिखाई देता है, वो परिवर्तन ही व्यंजन संधि कहलाती है। वो परिवर्तन ही व्यंजन संधि कहलाती है। अब इस व्यंजन संधि के हमें क्या करना है? कुछ फार्मूले समझना पड़ेगा, इसका फार्मूला समझना पड़ेगा और इसके बाद आगे चलते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। इसका फार्मूला हम अगर नोट कर लेते हैं, फार्मूला अगर नोट करते हैं तो क्या होगा? सबसे पहले हम लिखते हैं कि वर्ग के प्रथम वर्ग में, वर्ग के प्रथम वर्ण का अपने वर्ण में परिवर्तन, वर्ग का इसको हम डिवाइड करके पढ़ेंगे मेरे भाई, इसलिए बता रहा हूं। ये लाइन जो लिख रहा हूं ये नोट करना आपको। वर्ग का प्रथम वर्ण, वर्ण, ठीक है। क्या बोल रहा है कि वर्ग का प्रथम वर्ण, क्या बोल रहा है? वर्ग के प्रथम वर्ण का अपने वर्ण परिवर्तन, प्रथम वर्ण का अपने वर्ण में, अपने वर्ण में परिवर्तन। अब मैं अलग हट रहा हूं, फिर से आप नोट करते हुए चलिएगा कि वर्ग का प्रथम वर्ण, जो ये प्रथम वर्ण है, इस शब्द को नोट कर लीजिएगा। ये जो प्रथम वर्ण होगा, अर्थात जैसे कि मैंने आपको वर्णमाला लिख के बता देता हूं एक बार। वर्णमाला लिख के अगर आपको बताऊं मैं, तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। वर्णमाला अगर लिख के बताऊंगा तो और आसानी से समझ में आएगा। कैसा आएगा जरा नोटिस कीजिए। मैं यहाँ एक वर्णमाला का वो लिख के बता रहा हूँ आपको, जो हम लोगों ने लिखा था कचोटता प्यार, कचोटता प्यार लिखा था। वो शर्म वाला शब्द हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए उसको लिख रहा है शर्म। ये वर्णमाला की ट्रिक थी हमारी। इसमें हमें क लिखना पड़ेगा, च लिखना पड़ेगा, ट लिखना, त लिखना, प लिखना, य लिखना। इनकी हमें जरूरत पड़ने वाली है आज, तो इनको समझेंगे। जैसे ये जो है हमारा क वर्ग की अगर बात करेंगे, ये क वर्ग है। क वर्ग को अगर हम लिखेंगे तो कहां से स्टार्ट होगा? क ख क ख ग घ अंग्य, क्या पढ़ेंगे? अंग्य, ठीक है। इसके बाद में जो हमारा अगला कौन सा रहा? च वर्ग आ रहा। कौन सा रहा? च वर्ग आ रहा। अब च वर्ग को अब लिख रहा हूं मैं, दो वर्ग लिखूंगा, सभी को अभी नहीं लिखूंगा, फिर आगे जैसे जरूरत पड़ेगी उसे लिखते हुए चलेंगे। च, छ, ज, झ, अंग्य, क्या है? अंग्य, ठीक। अब ये जो हमने लिखा है, ये पूरा जो लिखा है हमने, इसको जरा ध्यान दीजिए, इसको जरा ध्यान दीजिए। इन दोनों को मैं अलग अलग कलर से क्या कर देता हूं, तो अच्छे से और अच्छा फील होगा आपको। नहीं ये मत ले, अब सही है। अब जरा देखिए आप, यहां हमने क्या लिया? क वर्ग है, ये क वर्ग हो गया, दिखाई दे रहा ना क्लियर? ठीक है, ये क वर्ग हो गया और ये च वर्ग हो गया। इन क वर्ग और च वर्ग को, इन क वर्ग और च वर्ग को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका पहला वर्ण कौन सा है? ये पहला है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। ये पूरे मैंने जो नंबरिंग की है, ये नंबरिंग किस सेंस में की है? इस सेंस में। ये ऐसा आएगा नीचे की तरफ, 1 2 ऐसे चलेंगे, ठीक है। अब ये जो है प्रथम वर्ग की यहाँ बात करूं, अगर मैं प्रथम वर्ग की अगर मैं यहाँ बात कर लूं, तो जो प्रथम वर्ग है,
ये वर्ग है, इसका प्रथम वर्ण कौन सा है यहाँ पर? क है। प्रथम वर्ण कौन सा है यहाँ पर? क। इस क का क्या बोला उसने? परिभाषा में समझिएगा, आगे व्यंजन के आगे स्वर या व्यंजन का आने पर जो विकार परिवर्तन हो रहा उसे वे कहेंगे। लेकिन यहाँ किस बात की हो रहा है? वर्ग का प्रथम वर्ण का अपने ही व्यंजन परिवर्तन किस व्यंजन में होगा? अगर क का परिवर्तन होगा तो किस में होगा? तीसरे में होगा, तीसरे में होगा, तीसरे में होगा। मतलब जब भी ये शब्द आएगा, ये आएगा क, तो ये जो है वो परिवर्तन होकर इसमें चला जाएगा, किसमें? ग में चला जाएगा। इसका और जो मेन फॉर्मूला है वो ऐसे लिखिए, ये हम हेडिंग बनाई है हम लोगों ने, ये जो हेडिंग बनाई कि वर्ग का प्रथम वर्ण वो जो है अपने वर्ण में परिवर्तन हो रहा। अब वर्ण में हो रहा है, लेकिन कौन से वर्ण में हो रहा वो भी जरूरी है, तो उसको जानिए। अब उस फॉर्मूला को लिखिए जो मेन फॉर्मूला होगा, जिसके ऊपर हम काम करते हुए चलेंगे। फॉर्मूला ऊपर हम काम करते हुए चल रहे हैं, हमेशा से करते आ रहे हैं। आपको पता है जब भी हमने संधि स्टार्ट की तो हर संधि में हमने एक बात समझी है, जानी है कि हम लोग क्या करते हुए चल रहे हैं, एक एक वर्ण को समझते हुए चल रहे हैं और एक एक फार्मूला से बनाते हुए चल रहे हैं। इवन पूरा तरीका समझ रहे हैं, फिर उसका ट्रिक के अंदाज भी समझ रहे हैं कि कैसे हमें इसको ट्रिक के अंदाज से भी निकालना है। तो जरा निकालने का तरीका समझिए कि हमें क्या क्या लिखना पड़ेगा इसमें। जरा इसका फॉर्मूला लिख लीजिए मेरे दोस्त, फॉर्मूला लिखिए। अब इसके आगे लिखना है, ये तो लिखना है, जस्ट इसके नीचे ऐसे लिखिए फॉर्मूला, फॉर्मूला, और उसके बाद आप नोट कीजिए, लिखिए। ये तो आपको समझ आ गई होगी कि ये क्या चीज है, क्या बताना चाह रहा था हमें, ये हमें जरूरत पड़ेगी इसलिए इसको लिखा हुआ है। अब इसको हटाता हूं, इस चीज को, ये नीचे वाली चीज रहेगी, ये रहने दीजिए, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको समझाने के लिए, इसलिए इसको लिख करके रखूंगा, ठीक है। यहाँ देखिए अब फार्मूला जो हम लिखने वाले हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारा इसमें परिवर्तन होना है प्रथम वर्ण का। प्रथम वर्ण की बात कर रहे हैं अभी हम, तो प्रथम वर्ण का परिवर्तन करेंगे हम। प्रथम वर्ण प्लस, अब प्रथम वर्ण ही परिवर्तन करने जा रहे हैं ना। या देखिए प्रथम वर्ण का अपने वर्ण में परिवर्तन, अपने वर्ण में प्लस, तो यहाँ क्या क्या आ सकता है जब परिवर्तन होगा वो, तो या तो कोई स्वर आएगा, क्या आएगा? कोई स्वर आएगा। क्यों से स्वर आएगा? क्योंकि यहाँ बोला गया है, क्या बोला गया है? स्वर की परिभाषा में बोला गया है, तो कोई स्वर आ सकता है, कोई स्वर आ सकता है। जी जनाब आ सकता है, बिल्कुल स्वर आ सकता है। प्लस, अब या तो स्वर आ जाए, प्लस में लगाएंगे हम, यहाँ पर ओब्लिक लगाएंगे, या तो स्वर आ जाए प्लस में, या तो स्वर आ जाए इसके आगे, प्रथम वर्ण के आगे, या तो स्वर आ जाए, या तो स्वर आ जाए, या फिर क्या आ जाए, या फिर जो तीसरा वर्ण है, जो तीसरा 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 व या चौथा वर्ण आ जाए। क्या आ जाए? वर्ण आ जाए। तब हमें क्या प्राप्त होगा ऐसी स्थिति में? मतलब प्रथम वर्ण के साथ या तो ये जुड़ जाए, या स्वर जुड़ जाए, या चौथा वर्ण जुड़ जाए। इन वर्णों के जुड़ने से क्या परिवर्तन होगा? तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें उस वर्ग का तीसरा वर्ण प्राप्त होगा, उस तीसरे का तीसरा वर्ण प्राप्त होगा। अर्थात मैं यहाँ आपको समझा दूं, ये बात जो हमने लिखी है, ये बात अगर ऐसा समझ लिया जाए आसानी से, तो ये बात यही बोलना चाह रहा है यहाँ पर, जो मैंने अभी यहाँ समझाई कि ये जो क है इसका घ में परिवर्तन होना, और ये च है इसका ज में परिवर्तन होना होगा। ये सारी बातें इसमें आएगी, ये सारे हम समझेंगे। जैसे सज्जन में या ऋग्वेद में, इनका अभी हम समझेंगे एक एक टुकड़ों में। तो आपको ये जो एग्जाम्पल मैंने लिया ऋग्वेद है, इनको लेकर के आपको समझाऊंगा मैं, तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। लेकिन हमें यहाँ समझना सबसे पहले फॉर्मूला दिमाग में कि क्या बोल रहा है, प्रथम वर्ण रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? प्रथम वर्ण रहना चाहिए। उसमें या तो स्वर आ सकता है, या तीसरा वर्ण आ सकता है, या चौथा वर्ण आ सकता है। लेकिन हमें प्राप्त क्या होगा? हमें प्राप्त होगा तीसरा वर्ण ही प्राप्त होगा। ये दिमाग में बिठाइएगा मेरे भाई, ये दिमाग में बिठा के रखिएगा, भूलिएगा मत। चलिए अब आते हम इसके एक दो एग्जाम्पल समझते हैं, उदाहरण से समझते हैं, ताकि आपको आसानी से समझ में आएगा। उदाहरण ले लीजिए एक दो, और उदाहरण से समझना प्रयास कीजिएगा। कुछ इस तरीके से हम समझते हुए चलेंगे कि आप आसानी से कर ले जाएंगे, और आसानी से अपने एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, उन्हीं को हम करेंगे। तो उनसे क्या होगा, आपको भी अच्छा लगेगा और आप भी अच्छे से करते हुए चलेंगे। जैसे कि मैं लिख दूं कि रिक लिख दिया, रिक लिखा, और एक का आधा है, रिक में का आधा होता है। ओह, रिक नहीं लिखा है ना, त्रक हो गया था। रिक लिख दिया मैंने, और प्लस करके क्या लिख दिया? वेद लिख दिया। क्या लिख दिया? वेद लिख दिया। आप बोलेंगे सर इसका क्या बन जाएगा? आप हमेशा पता है आपको, आप सभी जानते हैं, हमारे 4 वेद है, उसमें सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। तो वही लिखा है कि क्या बन जाएगा इसका? ऋग वेद। अब आपको यहाँ मैं जो बनाया हूं शब्द, इस शब्द में आप समझिएगा, जानिएगा, थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा कि क्या मैं समझाना चाह रहा था इतनी देर से, क्या मैं बताना चाह रहा था। आपके सामने यहाँ पर ये ग बन गया, ये ग बन गया। यहाँ क्या था? क था, ये क था,
ये क था, और यहाँ आपको क्या मिल रहा है, यहाँ आपको घ मिल रहा है, यहाँ आपको घ मिल रहा है। ये आधा क से आधा घ बन रहा है। ये कैसे बन रहा है, ये आपको कौन सा है, ये क है, ये क है, और क से कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है आपको कौन सा, तीसरा वर्ण। लेकिन वो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, इसका जो है क्या मिल रहा है, विपरीत, इस क का विपरीत व्यंजन मिल रहा है, इसका दूसरा भिन्न व्यंजन मिल रहा है, कौन सा, व। कौन सा मिल रहा है, व। जो व मिल रहा है, ये व कौन सा है, व्यंजन है। क्या है ये, व्यंजन है। इस व्यंजन में, इस व्यंजन को, इस व्यंजन का इस व्यंजन से जब विपरीत व्यंजनों का मिलान होगा, जब विपरीत व्यंजनों का मिलान हो रहा है, तो इन दोनों विपरीत व्यंजनों की वजह से जो विकार हो रहा है, अर्थात ये क से ग बन जा रहा है, तो यही किसके कारण हो रहा है, ये क का घ बन जाना व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। क का घ बन जाना, उसका ही जो वर्ग है वो परिवर्तित होके एक ही वर्ग के अलग अलग वर्ण में परिवर्तन होना, मतलब प्रथम वर्ण है, प्रथम वर्ण का तीसरे और चौथे के साथ में या स्वर के साथ में मिलन होने पर वो किसके साथ चला जाएगा, ये वर्ण की जगह वर्ग आना चाहिए मेरे भाई। क्या आना चाहिए यहाँ पर, वर्ग आना चाहिए। ये यहाँ वर्ग आना चाहिए, वर्ग आना चाहिए। क्या आना चाहिए, वर्ग आना चाहिए, क्योंकि ये वर्ग था यहाँ पर, वो गलती से मैंने यहाँ वर्ण लिख दिया, वो वहां का वर्ण यहाँ लिखा गया। ये क्या लिखा था यहाँ पर, वर्ग लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ यहाँ पर, ये वर्ग लिखा हुआ है। ये वर्ग क्यों है, ये तीसरा वर्ग में चाहे आपका ये जो है ना, ये जो मैं बता रहा हूँ तीसरा चौथा, अब यहाँ समझिए इसको, ये वाला इसमें से कोई भी आ जाए। अब आप कहेंगे सर आपने तो लिखा, जो आपने क वर्ग लिख दिया, च वर्ग लिख दिया, वो ट तो लिखा नहीं, ठ ट तो ट यहाँ लिखेंगे, ट ठ ढ ढ ढ ढ, और ये बिंदी नहीं आएगी, और अंग्या। इसके बाद में ट ठ ढ, ये ट वाला हो गया, ये त रहेगा, तो त थ थ थ, त थ ध ध न, कचोटता प्यार, प प क्या हो जाएगा, ओ, प फ भ, प फ ब भ भ और म। ठीक, प फ ब भ म, ये प यहाँ ये माथा बांधना पड़ा। इसके बाद में प्यार में य, तो य र ल और व। अब यहाँ देखिए चौथा आ रहा है, ये व जो आ रहा है चौथा आ रहा है ना, ये तीसरा है, ये दूसरा है, ये पहला है, तो ये जो आपको व मिल रहा है, ये व किसका मिल रहा है, अंतस्थ व्यंजन का मिल रहा है। किसका मिल रहा है, अंतस्थ व्यंजन का मिल रहा है। तो आपको एक बात और ध्यान देना है, आपको एक बात और यहाँ क्या लिखना है, यहाँ नहीं लिखी है, तो आप ये भी दिमाग में बिठाइएगा, या तो ये आ जाए, यहाँ एक शब्द और जोड़ लीजिए आप, अंतस्थ व्यंजन भी आ जाए, अंतस्थ व्यंजन भी आ जाए, तो वो भी यहाँ पर आपका किस में हो जाएगा, इसमें इंक्लूड हो जाएगा। इसमें मैं मतलब उसको अलग करके पढ़ाने वाला था, लेकिन आपको मैं अब इसमें जोड़ दे रहा हूँ। ये आपको रिपीट में लिखना है पूरा अंतस्थ व्यंजन साथ में, ये लिखना है, फिर एक बार और लिखना है, और उसमें एक और बार में लिखना है अंतस्थ व्यंजन। मैंने यही जोड़ दिया, मेरे पास सुविधा है कि मैं यहाँ जोड़ सकता हूँ। आपके पास ऐसी सुविधा नहीं है, आपको 2 बार लिखना है इसको, क्योंकि याद करना है, इसलिए 2 बार लिखना है। ठीक है, अब ये हम लोग क्या पहुंच गए हैं कि हमने अंतस्थ व्यंजन का भी चौथा वर्ग आ जाए, अंतस्थ व्यंजन चौथा वर्ण आ जाए। ये चौथा वर्ण जो है ये कौन सा है, व लिखा हुआ है। ठीक है, ये व भी आ जाए, तो यह व भी किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये इसकी वजह से भी क्या होगा, परिवर्तन हो रहा है, वो ये ग में परिवर्तन हो जा रहा है, का इसकी वजह से भी, इसलिए भी ये क्या हो जा रहा है, इसलिए भी ये क्या बन जा रहा है, ये बन जा रहा है व्यंजन संधि का उदाहरण, व्यंजन संधि का उदाहरण बन जा रहा है। ऐसे में और समझा दूं अगर आपको, जैसे कि ये त वर्ग से ले लेते हैं, त वर्ग को ले लेते हैं, त वर्ग का अगर लेते हैं हम, तो अगली स्लाइड पे लेते हैं। अब 1-2 एग्जांपल और लेते हैं, उदाहरण नंबर 2 ले लेते हैं। उदाहरण लेते हैं सद भावना, सद प्लस भावना, भावना। अब आपको यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है ये गलत लिखा हुआ है, जरा देखिए, इसका ये संधि विच्छेद नहीं होगा। मैंने जानबूझ के ये शब्द लिखा है आपको बताने के लिए कि ऐसा मत लिखिएगा, आपको ये द नहीं लिखना है, यहाँ द नहीं आएगा, तो क्या आएगा जनाब, यहाँ आएगा। अब आपने भी लिख लिया होगा गलत, काटो इसको, काटो, लिख करके काटो, ताकि आपको पता रहे कि ऐसे काटना होता है। यहाँ लिखा रहेगा सत, क्या लिखा रहेगा, सत, यहाँ लिखा रहेगा सत प्लस भावना इज इक्वल टू, आपको जाना है सद्भावना में, सद्भावना में, भावना। आप बोलेंगे सर ये तो सद कैसे हो गया, जरा यहाँ देखिए आप, त वर्ग में त को अगर आप समझेंगे तो त थ ध ध और न। ठीक, ये है हमारा त वर्ग। और त वर्ग में हमें क्या देखना है यहाँ पर भी, कि प्रथम वर्ण देखना है। जी हाँ जनाब, ये प्रथम वर्ण एरा, प्रथम वर्ण लिया। प्रथम वर्ण के बाद हमें क्या देखना है, या तो स्वर आ जाए या तीसरा व्यंजन आ जाए, उसी वर्ग का तीसरा, उस वर्ग का तीसरा व्यंजन आ जाए, उस वर्ग का तीसरा आ जाए, उस वर्ग का तीसरा व्यंजन आ जाए,
उस वर्ग का तीसरा व्यंजन आ जाए या चौथा आ जाए, जो भी व्यंजन आ जाए वह किस में परिवर्तित हो जाएगा, वह तीसरे में, तीसरा वर्ग जो है उसमें परिवर्तित हो जाएगा, उसमें परिवर्तित हो जाएगा, किसमें, तीसरे में। अब यहाँ देखिए आप, हम लोग कहाँ थे, हम लोग ये ऋग्वेद का समझ गए थे ना, अच्छा आगे बढ़ चुके थे। तो ये त का अब हमें तीसरे में परिवर्तित करना है। तो यहाँ तीसरा कौन सा है, इसका तीसरा ये है, ये एक, जरा ये समझिए, ये एक, दो और ये तीन, तो ये तीसरा वर्ग ये रहा, ये तीसरा व्यंजन हमें प्राप्त होगा। ये बोला इसने, क्या बोला, उस वर्ग का तीसरा वर्ण प्राप्त होगा, उसी वर्ग का, यहाँ लिखना है उसी वर्ग का, मैंने बोला था उस टाइम, उसी वर्ग का तीसरा, किसका, जिस वर्ग का वो प्रथम अक्षर है, जिस वर्ग का प्रथम अक्षर है, जिस वर्ग का प्रथम अक्षर है, जिस वर्ग का प्रथम अक्षर है उस वर्ग का। ये प्रथम अक्षर किसका, त का है, तो उसका तीसरा अक्षर कौन सा, द है। तो ये त द में परिवर्तित होगा, ये त द में परिवर्तित होगा। और ये सत तो ऐसे लिखा, ये सत तो ऐसे लिखा हमने, जरा यहाँ देखिए, अब मैं पूरा लिख के बताता हूँ अच्छे से कैसे बन रहा है। ये सत तो ऐसा कैसे लिखा, ठीक। अब इसके बाद हमें क्या लिखना है और क्या नहीं, ये तो ये स तो ऐसे लिखा, और त जो है वो किस में परिवर्तित होगा, द में परिवर्तित होगा, द में परिवर्तित होगा। तो हमने क्या किया, द लिख दिया। इसके बाद में भावना है, तो भावना तो ऐसे आएगा, ये भा व ना ऐसा ऐसे आ जाएगा, ये ऐसा ऐसे आ जाएगा। और ये जो बन गया आपका सद्भावना, ये शब्द ये कैसे बन गया, ये व्यंजन संधि का उदाहरण बन गया है, व्यंजन संधि का उदाहरण बन गया है। लिखते हुए चलिएगा भाई, एग्जाम्पल में समझाता हुआ चल रहा हूँ कैसे बन रहा है, बस आपको क्या करना है, सबको लिखते हुए चलना है, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा हम ले लेते हैं, तीसरा अगर कोई लेते हैं ताकि आपको और आसानी समझ में आ जाएगा, जरा समझिए जानिए और बहुत अच्छे से आप नोटिस करते हुए चलिएगा, एक एक शब्दों को लिखते हुए चलिएगा। अब मैं एक को लिख दूं, आपको मैंने ऋक का पढ़ा दिया, क वर्ग का पढ़ा दिया, क वर्ग बता दिया, और इसका मतलब त वर्ग बता दिया, त वर्ग बता दिया, जी हाँ बता दिया। तो हम ट का भी ले सकते हैं, च का भी ले सकते हैं, क्योंकि हम अलग अलग वर्ग से अगर हम लेंगे तो अच्छा लगेगा, है ना। तो लेते हैं च वर्ग का, लेते हैं च वर्ग का, कैसे लेते हैं, चलिए लिखिए, जरा लिखिए, च वर्ग का लिखते हैं, च वर्ग का लिखते हैं जनाब, च वर्ग का लेते हैं। क्या लेता हूं मैं, अच, अच लिखता हूं प्लस, अच लिखा मैंने, और अच लिखने बाद अंता लिखता हूं, अंता, अंता लिखा। आप बोले सर ये कौन सा शब्द लेके आए आपने महाराष्ट्र में अजंता की गुफाओं का नाम सुना होगा, ये अजंता लिखा है, क्या लिखा है, अजंता लिखा है, अजंता का संधि विच्छेद लिखा हुआ मैंने। ये अजंता में कौन सा संधि है, व्यंजन संधि है, अजंता में कौन सी है, व्यंजन संधि है। लिखिए जरा कैसे होगा, ये वर्ग का कौन सा है, प्रथम वर्ण है, वर्ग का प्रथम वर्ण, वर्ग का प्रथम क्या मैं था लिखना पहले मा लिखा, प्रथम वर्ण। ये जो इसका प्रथम वर्ण लिखा हमने, इस प्रथम वर्ण के बाद में इस प्रथम वर्ण कौन सा है, च है। ये च है, इसका परिवर्तन किस में होगा, इसका परिवर्तन तीसरे में होगा, तीसरे वर्ण में जाएगा। तो तीसरे वर्ण में जाएंगे, अगर आप वर्ग के तीसरे वर्ण में जाएंगे तो तीसरा वर्ण च का कौन सा होता है, च, छ और ज, कौन सा होता है, ज। अब ये तीसरा वर्ण में बनेगा, कैसे बनेगा, जरा यहाँ बनाता हुआ चलूंगा मैं, लिखूंगा। तो ये अ तो ऐसे उठा के लिखूंगा मैं, आपको पता है अ तो ऐसे लिखना है, जी हाँ, अ तो ऐसे ही हमें लिख लेना है। तो ये अ जो हम ऐसे लिखेंगे, इस अ में हमें किसी तरह कोई छेड़छाड़ी नहीं करना है। अ मैंने ऐसे लिखा, अ तो ऐसे लिख दिया है, और अ के बाद में कौन सा आ रहा है, च आ रहा है, अ के बाद में क्या आ रहा है, च आ रहा है। तो मेरे च की जगह क्या लिखना है, च की जगह मुझे ज लिखना है, ज लिखना है। और ज कैसा लिखना है, आधा लिखना है, कैसा लिखना है, आधा लिखना है। तो ये ज इस तरीके से लिखे मैं, ऐसे लिखा मैंने। इसके बाद क्या अ है, क्या है, अ है। तो ये अ जो है ये क्या बनेगी, इसकी क्या मात्रा बन जाएगी, ये जो है ये मात्रा बनती है, लेकिन ये तो आ की है ना, ये तो आ की है, तो ये तो नहीं लगा सकता, जी हाँ नहीं लगा सकता। लेकिन इस अ का क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई भी आधा व्यंजन प्लस अगर अ मिल जाए तो वो पूर्ण बन जाता है, वो पूर्ण रूप धारण कर लेता है, अर्थात ये क्या बन जाएगा, पूरा वाला बन जाएगा, ये पूरा क्या बन जाएगा, ज पूरा बन जाएगा। और इस अ के ऊपर एक बिंदी लगी हुई है, ओ नो, इस अ के ऊपर एक बिंदी लगी हुई है, इस बिंदी को उठा करके क्या रख देना है, यहाँ रख देना है, ये बिंदी ऐसे रख देनी है। मैं इतनी बड़ी बड़ी इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको क्लियर दिखा रहा है कि इसके ऊपर बिंदी आएगी, अजंता, और ये ता से ऐसे लिख देंगे यहाँ पर ला करके, अजंता। तो इसको मैं अब मैंने एक एक शब्द लिखा है इसलिए सही से लिखा है, मैं सही से लिख देता हूँ। इसको ऐसे लिखना है अजंता, क्या लिखना है, अजंता, ठीक है। अब ये जो आपका शब्द बना है अजंता, ये इसका संधि विच्छेद क्या होगा, अच प्लस अंता, अजंता का संधि विच्छेद अच प्लस अंता बनेगा, अच प्लस अंता बनेगा, अच प्लस अंता बनेगा। अभी मैं रिपीट लिख रहा हूँ,
ये आप जगह करके रखना पड़ेगी ना आपको और समझाने के लिए। तो आपने लिख लिया होगा, फिर भी लिख देता हूं मैं। अच लिखा था मैंने, अच लिखा था, प्लस अंता लिखा था। क्या लिखा था? अंता लिखा था। आपको मैंने यहाँ व्यंजन भी ला के दिखा दिया है। और क्या बना था मेरा? अजंता बना था, अजंता बना था, अजंता बना था। मैंने स्वर का, मैंने क्या किया अभी आपको समझाने के लिए कि जो है यहाँ पर मैंने एक शब्द लिखा था स्वर, तो ये प्रथम वर्ण के साथ स्वर का भी मैंने कांटेक्ट करवा दिया है और उससे अजंता एक शब्द बनवा दिया है, अजंता एक शब्द बनवा दिया है, अजंता। क्या बनवा दिया है? अजंता एक शब्द बनवा दिया है। ठीक है, अब अगला समझते हैं हम। अगला अगर समझे हम तो इसको छोड़ करके अब आगे जाएंगे हम। वर्ग के प्रथम वर्ण का अपने पांचवें वर्ण में परिवर्तन। अब पांचवा भी समझेंगे तो जरा यहाँ लिखिए, एक फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला नंबर 2, नियम नंबर 2। फॉर्मूला की जगह आप लिखिए यहाँ पर लिखिए आप नियम नंबर 1। नियम लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। नियम नंबर 1, ये कौन सा था? ये एक था, ये एक था, नियम नंबर 1 था। क्योंकि हमने यहाँ फॉर्मूला जो लिखा है इसका लिखा है, वर्ग का प्रथम परिवर्तन इसमें लिखा था, तो ये नियम था। रुकिए जरा रुकिए, ये तो फॉर्मूला था, सॉरी, यहाँ नहीं लिखना था। ये जो है ना, ये यहाँ नहीं लिखना है, ये यहाँ नहीं लिखना है, ये लिखना है यहाँ। कहाँ लिखना है? इसके आगे, इसको। ये नियम नंबर 1 है। क्या है? नियम नंबर 1। ये नियम जो है हमारा 1 है, इस नियम को हमें लिखना है। ये जो नियम लिखा है इस नियम को ध्यान रखना है कि पहला नियम था, अब दूसरा नियम हम आ रहे हैं। दूसरा नियम हमारा क्या कहता है? दूसरा नियम क्या कहता है? नियम नंबर 2। ये दूसरा नियम जो हम लिखने जा रहे हैं ये क्या कहता है? जरा समझिए, जरा लिखिए। क्या कह रहा है कि वर्ग के प्रथम वर्ण का, जो वर्ग है, जो भी वर्ग है, उस वर्ग के प्रथम वर्ण का जो प्रथम वर्ण है उसका अपने पांचवें वर्ण में परिवर्तन। जो वर्ग के प्रथम वर्ण का अपने पांचवें वर्ण में, अपने पांचवें वर्ण में परिवर्तन। क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। अब आपको ये जो सारी चीजें मैं लिख के समझा रहा हूं, ये आपको एक एक नोट करते हुए चलना मेरे भाई। ये नियम नंबर 2 जो लिखा हमने, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। अब इस नियम नंबर 2 के लिए फॉर्मूला होगा जी, कुछ तो फार्मूला होगा जी। अब मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, टेंशन मत ले, ट्रिक बताऊंगा, जरा रुकिए, उसका तरीका समझूंगा कैसे आपको समझना होती है। पहले आप ये समझ तो लीजिए। तो हमें क्या समझना है, हमें क्या जानना है, जरा नोट कीजिए। क्या नोट कीजिए? हमने ये तो समझ लिया कौन सा, जिसका तो इसका फॉर्मूला क्या है? तो प्रथम वर्ण प्लस पंचमाक्षर। पंचमाक्षर कौन सा होता है जरा जानिए? अंग्या, न, 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 और ये जो है ये सारा हमारा कौन सा होता है? त, थ, द, न आखिरी में। ये पंचमा अक्षर होता है, तो इनको हमें लिखना है। इनकी हमें जरूरत पड़ेगी, तो कैसे लेंगे? जरा समझिए, जरा जानिए किसमें परिवर्तन होता है। तो आपको प्रथम वर्ण लिखना है। क्या लिखना है? प्रथम वर्ण। फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, फॉर्मूला है प्लस प्रथम वर्ग। क्या लिखना है? प्रथम वर्ण, वर्ग नहीं, प्रथम वर्ण प्लस क्या लिखना है? पंचमाक्षर, पंचमा अक्षर। क्या लिखना है? पंचमा अक्षर। पंचमा अक्षर को लिखने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा? पांचवा वर्ण। अर्थात आप जो यहां समझ रहे हैं, हमें वो किस रूप में प्राप्त होगा? पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, पांचवें वर्ण में परिवर्तित होगा। जनाब यहां समझिए जरा, वर्ण। इस एग्जाम्पल को आपको समझना है। इस वाले जो फॉर्मूला है जरा इसको थोड़ा ट्रिकी अंदाज में है, तो जरा समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे दोस्त, जरा ध्यानपूर्वक समझिएगा। हाँ, तो इसके लिए मैंने जगह ले रखी है, तो आपको इसको क्या कर लेना है? अलग कलर में कर देता हूं मैं, तो आपको और अब ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी समझने में। आइए आते हैं फिर से अपने उदाहरण के ऊपर आते हैं, उदाहरण को समझते हैं। तो उदाहरणों समझने में क्या होता है आसानी से, आप जरा लिख लीजिए, मैं अलग हट रहा हूँ, नोट कर लीजिए इसको। तक आप लिखिए, जल्दी लिखिए, मैं अलग हट गया हूँ, लिखिए। जैसे आपने लिखा उसके बाद आपको समझा रहा हूं मैं कौन सा जो हमारा वर्ग है पंचमाक्षर में कैसे। जैसे कि अगर हम नोट कर लिया होगा, नोट करते रह जाएंगे आप। ये क लिखा, और क का जो पंचमा अक्षर होगा इसमें पंचमा अक्षर कौन सा होगा? ये क है, ख है, ग है, घ है। क, ख, घ, घ, और इसके बाद में कौन सा आता है? उसके बाद में अंग्या आता है। कौन सा आता है? अंग्या। तो ये पहला अक्षर है और इसका पंचमा अक्षर ये है। क वर्ग का पंचमा अक्षर अंग्या है। वैसे अगर आप देखेंगे ये क वर्ग का हो गया, वैसे अगर आप देखेंगे तो च का अगर देखेंगे तो च, छ, झ, झ और अंग्या, ये अंग्या बन गया, बना।
ऐसे आपका क्या बनता चलेगा, वर्ग बनता चलेगा। तो इसका पंचमा अक्षर कौन सा होगा, ये होगा। ऐसे ही अगर आप ट का देखेंगे, त का देखेंगे, त का, ट का, पहले ट लिख देता हूं, ट का देखेंगे, त का देखेंगे, इसके बाद में आप जो प का है उसका देखेंगे, सभी में पंचमा अक्षर होता है। कैसे होता है, तो इसमें इसमें देखें आप ट का, तो ट ठ ड ढ अंग्या, तो ये अंग्या बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब त थ द द न, ठीक है, ये न बन जाएगा। प फ ब ब म, इसमें म बन जाएगा। अब आपको इसका पंचमा अक्षर इस सभी का मैंने यहाँ लिखा है, नोट करते हुए आपको लिखते हुए चलना है व्यवस्थित रूप से, ऐसे टेबल बना करके, ऐसे टेबल बना करके लिखना है। ये जैसे यहाँ लिखा मैंने क लिखा, फिर इसका पंच दो अक्षर और छोड़ दीजिए, क ख घ घ और ये अंग्या, तो ऐसे टेबल बना के लिखिए आप, लिखिए। इसको पूरा लिखना आपको, ये च का लिखना है, फिर ट का लिखना है, ये सारा आपको लिखना है। मैं लिखवा चुका हूं वर्णमाला में, इसलिए मैं समय जाया नहीं करूंगा लिखने में। तो आपको उदाहरण लेता हूं, मैं डायरेक्ट उदाहरण ले रहा हूं, उदाहरण लेता हूं, उदाहरण ले लेता हूं, और उदाहरण नंबर 1 लिख रहा हूं, मैं उदाहरण नंबर 1 लिख रहा हूं। जरा समझाने का प्रयास करूंगा। मैं लिखूंगा अब क्या, मैं लिखता हूँ जगन्नाथ। जगन्नाथ में व्यंजन संधि है, लेकिन उसका जो व्यंजन संधि है वो कैसे बन रही है वो महत्वपूर्ण है। अच्छा, मैंने इसको गायब कर दिया, लिखने के लिए छोड़ा था, नोट कर लीजिए, लिखिए जल्दी इसको। ये क का लिखना है, च का लिखना है, ट का लिखना है, त का लिखना है, प का लिखना है, इन सब की हमें जरूरत पड़ेगी, लिखिए जल्दी लिखिए। अब हमारा मैं ले लेता हूँ अगर जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ बनेगा, जगत प्लस नाथ बनेगा। अब जगत, जगत प्लस नाथ, प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ लिया, जगत प्लस नाथ लिया, और जगतनाथ में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, जगत प्लस नाथ में, जगत प्लस नाथ में मुझे कौन सा वर्ण दिखाई दे रहा है, जरा यार नोटिस कीजिए मेरे भाई, जरा समझना प्रयास कीजिए। इसमें मेरा कौन सा है, त है, त है। और यहाँ क्या बोला गया फार्मूला में कि जब उसका प्रथम वर्ग, प्रथम वर्ण का अब पंचमा अक्षर में परिवर्तन होगा, अगर उससे संपर्क हो रहा है तो किस में जाएगा, वो जाएगा किस में, पंचमा में। तो हमारा कौन सा रहा, त आ रहा है, कौन सा रहा, त आ रहा है, और त का पंचमा क्या है, न है। त का पांचवा क्या है, त का पांचवा अक्षर क्या है, त का पंचमा अक्षर क्या है, न है, त थ द द न, तो ये हो गया पंचमा अक्षर, ठीक है। अब आपको यहाँ कौन सा दिखाई दे रहा है, इसका भी कौन सा दिखाई दे रहा है, पंचमा ही है। त का प्रथम, मतलब हमें यह देखना है उस वर्ग का प्रथम का संपर्क किसके साथ हो रहा है, पांचवे के साथ हो रहा है, और फिर वो जो प्रथम है वो भी पांचवा परिवर्तित हो जा रहा है। तो ऐसे ही परिवर्तित करते हुए लिखते हैं जग, जग तो ऐसे लिखें। ये त किस में परिवर्तन हो रहा है, न में हो रहा है, कैसा न लिखना है, आधा न लिखना है। इसके बाद में कौन सा आ रहा है, ये पूरा न आ रहा है यहाँ से, तो ये न ऐसे ऐसे उठाया, और ये था भी ऐसे ऐसे उठाया, कुछ नहीं किया, बस इस त को परिवर्तित कर दिया, इस त को परिवर्तित करके हमने न में लिख दिया। मतलब कुल मिला के हमें क्या ध्यान देना है कि ये जो परिवर्तन बन रहा है, ये जो परिवर्तन बीच में दो वर्णों के बीच में एक शब्द का एक अक्षर एक वर्ण का जो परिवर्तन हो रहा है, एक वर्ण का जो परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन दिखलाता है हमें व्यंजन संधि, ये परिवर्तन दिखलाती है हमें व्यंजन संधि। अब चलिए हम आते हैं व्यंजन संधि के बाद में कुछ त वर्ग का जो त संबंधी नियम है, त जो है उसका नियम पढ़ लेते हैं कि त का तब दोनों में परिवर्तन, त का छोड़िए अभी आप, त छ, इनके नियम को मैं फिर कभी एक शॉर्ट वीडियो में बना के समझा दूंगा इनका। अभी हमारे पास समय कम है तो हम विसर्ग संधि पे आते हैं। ये हो गया इसमें कि कैसे समझना है, जरा इसको समझ लीजिए। तरीका क्या है इसका, ट्रिकी अंदाज समझिए, थोड़ा ट्रिकी अंदाज समझाना बहुत जरूरी है। ट्रिकी अंदाज ये है कि जब भी आपको व्यंजन संधि में समझना, मतलब उसको ये लगाना है कि ये व्यंजन संधि का उदाहरण है या नहीं है, उसको कैसे निकालेंगे, इसका क्या तरीका होगा, इसका क्या ट्रिकी अंदाज है। तो वो ट्रिकी अंदाज ये है मेरे भाई कि जब भी आपको इस शब्द में, जैसे शब्द है उसके मध्य वाले भाग में आधा व्यंजन दिख जाए, आधा व्यंजन दिखे, व्यंजन जैसे दिख जाए, आधा व्यंजन दिखाई दे, क्या दिखाई दे, आधा व्यंजन दिखाई दे। यहां सही से लिखता हूं पेन से, आधा व्यंजन दिखाई दे। जैसे आधा व्यंजन दिखाई दे मेरे भाई, समझ लेना कि वो किस संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। बस यही इसकी एक आसान सी ट्रिकी अंदाज है, जुगाड़ी तरीका है। ये किसी और को पता नहीं है, आपको पता है, क्योंकि आपको आज की क्लास देखी है आपने, सबने नहीं देखी है, जिसने देखी उसी को पता है। तो दिमाग में बिठाइएगा आधा अक्षर। आते हैं हम लोग, हमारी जाएगी अगली कौन सी आ रही है, अगली आ जाएगी हमारी विसर्ग संधि। हम समझेंगे अगला विसर्ग संधि को बड़ा प्यार से, बड़ा अच्छे अंदाज में। विसर्ग के आगे स्वर या व्यंजन आने पर,
बात वहीं जाएगी वापस व्यंजन जैसी, कि भाई विसर्ग रहेगा, केवल वहां व्यंजन था, व्यंजन जा क्या गया, विसर्ग शब्द आ गया है, और क्या बोल रहा है, स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए, आने पर जो परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन की जगह परिभाषा में क्या लिख सकता है, विकार भी लिख सकता है। आपसे कभी इसकी परिभाषाएं पूछ सकते हैं ना, इसलिए तो परिवर्तन या विकार से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहेंगे, जो विकार उत्पन्न होता है उस विकार को क्या कहेंगे, विसर्ग कहेंगे, विसर्ग कहेंगे। अभी हम समझेंगे विसर्ग का बहुत अच्छे से फार्मूला है, उस फार्मूला को क्या, कि विसर्ग का क का ओ, विसर्ग का ओ में परिवर्तन, ये बहुत सारे उसका अलग अलग नियम है, लेकिन हम क्या समझेंगे इसको समझ तो चलिए। आप जैसे एक दो शब्दों से मैं परिवर्तन करके दिखाता हूं। इसका एक फॉर्मूला लिखिए जरा आप, इस फॉर्मूला से अगर आप कर ले जाएंगे, बस एक फॉर्मूला लिखना है, इसमें क्या लिखना है, एक फॉर्मूला लिखना है। कैसे लिखिए जरा फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला, अच्छा मैंने डी बना दिया ल को, ठीक है। अब ये तो है फॉर्मूला हमारा, इस फॉर्मूले में अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखना आपको, यह शब्द पढ़िए जरा, विसर्ग। हमने किस शब्द को विसर्ग कहा था, जरा याद कीजिए, वर्णमाला। वर्णमाला मैंने दो शब्द बताए थे आपको, अयोगवाह, अयोगवाह के दो शब्द बताए थे, यहां लिखता हूं मैं, अयोगवाह के दो शब्द बताए थे, अयोगवाह, अयोगवाह के दो शब्द बताए थे। वो शब्द कौन कौन से थे, वो शब्द कौन से थे, दो, वो थे अम और अह। क्या थे, अम और अह थे। इसमें मैंने इसको बताया था अनुस्वार, ये था हमारा अनुस्वार, अनुस्वार, ये था हमारा अनुस्वार, और ये क्या था, विसर्ग था। अब जरा समझिए, क्या ये नाम मिल रहा है आपको यहाँ, जी हाँ, विसर्ग शब्द मिल रहा है। अर्थात मुझे किस शब्द की जरूरत है अब यहाँ पर, इस वाले की, इस वाला की बहुत जरूरत है। अर्थात इसके फार्मूला में ये तो रहेगा रहेगा, क्योंकि विसर्ग तो यही है भाई, विसर्ग तो है ये विसर्ग लिखा, प्लस इसके साथ कोई भी शब्द हो, कोई सा भी शब्द हो, उस शब्द में ये विसर्ग होगा, और जिसमें ये विसर्ग तुम्हें दिख जाए लगा देना उसमें डायरेक्ट विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। क्योंकि ये अम जहां जहां दिखाई देगा, ये बिंदी, ये विसर्ग संधि का उदाहरण बनेगा। और इसका सबसे आसान समझने का, सबसे इससे आसान कोई संधि नहीं है, सबसे आसान संधि है विसर्ग, उसको देखते से उसका आंसर लगाना होता है। तो जरा समझिए, विसर्ग में मुझे क्या लिखना है, विसर्ग लिखा, विसर्ग लिखा, उसका सघोष व्यंजन लिखा, सघोष व्यंजन लिखा, सघोष व्यंजन लिखा। अब घोष सघोष में यहाँ लिखने वाला नहीं हूं, क्योंकि यहाँ समझ आया नहीं करूंगा, मैंने इसको लिख करके आपको पहले समझा दिया है, मैंने आपको पहले लिख करके समझा दिया है। सघोष क्या है, सघोष, ठीक है, सघोष, या सघोष आ जाए, या कौन सा आ जाए, यर लव, अर्थात अंतस्थ व्यंजन कौन सा आ जाए, अंतस्थ व्यंजन आ जाए, यर लव लिख दू या अंतस्थ व्यंजन लिख दू, बात एक ही है, अंतस्थ, अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन, यहां भी विसर्ग आना चाहिए था, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन लिख दिया मैंने, ठीक है। तब भी हमें क्या प्राप्त होगा, जरा ध्यान दीजिए, जरा ध्यान दीजिए, जरा जनाब जरा ध्यान दीजिए, आप लिखिए, जरा लिखिए। अब क्या बोल रहा है कि अम, जो अम है मतलब विसर्ग है, उसके साथ, उसका संपर्क किसके साथ हो जाए, चाहे सघोष के साथ हो जाए, चाहे अंतस्थ व्यंजन के साथ हो जाए, उससे जो हमें प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, ओ प्राप्त होगा, हमेशा औ प्राप्त होगा, ओ प्राप्त होगा, औ नहीं प्राप्त होगा, ओ प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, ओ प्राप्त होगा। तो जब ये ओ प्राप्त हो तो ये किसका बन जाएगी, डायरेक्ट ये बन जाएगी विसर्ग। और ये तो बोल रहा हूं मैं कि इस संधि से आसान समझने की और दूसरी संधि है नहीं, इस पूरे संधि वाले चैप्टर में इससे आसान संधि और कोई है नहीं। जरा समझिए कैसे मैं इतना आपको जोर लगा के बोल रहा हूं कि इससे आसान कोई नहीं है। इसको अगर आप नोटिस कर रहे होंगे मेरे भाई, मेरे दोस्त, तो आपको एक तो जब संधि विच्छेद होगा तो उसमें ये दो बिंदी पीछे दिखाई देगी, और अगर संधि युक्त शब्द है तो उस शब्द में बीच में जो दो शब्द बन रहे हैं, जो दो शब्दों को मिलकर के जब अलग अलग दो शब्द तोड़ने पर बीच में जो आ रहा है, बीच में ओ की मात्रा अगर दिखाई दे रही है, लगा दीजिएगा कौन सी संधि, विसर्ग संधि। तो जरा विसर्ग संधि में आ गए हम। अब विसर्ग संधि में जब हम आगे बढ़े तो एक दो एग्जांपल से समझते हैं, एक दो उदाहरण लेके समझ लेते हैं, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं लिखता हूं, उदाहरण लिखता हूं, उदाहरण लिख रहा हूं मैं, उदाहरण में पहला उदाहरण लिख रहा हूं, मनः, मतलब मेरा मन है, उसमें मनः कर दिया मैंने, प्लस मैंने मनः लिखा प्लस ज, उसमें किसको जोड़ दिया, ज को जोड़ दिया। अब आप बोले सर ज कहां से आ गया, ये ज कहां से आया, मेरे भाई सघोष व्यंजन है, याद करो, सघोष, सघोष अघोष, वो मैं अब यहाँ नहीं बताऊं, प्राण महाप्राण मैंने क्लास करवाई है, उस क्लास को आप देखिए पिछले को, अगर नहीं याद है तो।
अब ये जो लिखा मैंने ज लिखा, मनः प्लस ज लिखा, इससे क्या बनेगा, इससे बन जाएगा मनोज। क्या बन जाएगा, मनोज। अब बोलेंगे सर ये मनोज कैसे बन गया, ये यहाँ तो ओ तो है नहीं, ओ की मात्रा कहाँ से आ गई। आप जरा दीजिए, ये विसर्ग उठाया, ये अम है विसर्ग, और ये ना इसको तोड़ दिया मैंने, तो ये ना क्या हो गया, ये ना आधा हो जाएगा, ये ना क्या हो जाएगा, अरे यार न लिखना रे, अ लिख रहा हूं मैं, ये न क्या होगा, हलंत वाला हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर से ये क्या हो गया, स्वर बाहर निकल गया, ये स्वर बाहर निकला, ये अम ऐसा से लिखा, और इसके बाद में ये कौन सा है, ये ज है, और ये ज कौन सा व्यंजन है, सगोश है, सगोश है, सगोश व्यंजन में बन जा रहा है। तो ये सगोश व्यंजन हमें जो मिल रहा है, ये इन दोनों का पेचअप हो रहा है, इन दोनों का मिलान से क्या बनना चाहिए, ओ बनना चाहिए। तो ये इसमें कौन सा परिवर्तन है, ओ की मात्रा क्या है, ओ की मात्रा ये है, तो ये ओ की तो मात्रा लिखी हुई है यहाँ पर, कुछ और थोड़ी लिखा है, ये ओ की मात्रा लिखी है। वही बात मैंने यहाँ आपको विस्तार समझा दी है, जो कैसे शब्द बना है, इसको समझ और समझाऊंगा मैं आगे बहुत अच्छे से, इसका भी ट्रिकी अंदाज समझाऊंगा, समझा तो चल रहा हूँ। ये पहला एग्जाम्पल कौन सा समझा हमने, मनः, मनः प्लस झ जोड़ दिया, तो इससे क्या बन गया, मनोज बन गया, मनोज बन गया, मनोज बन गया, कौन सा बन गया, मनोज बन गया। ये जो मनोज बना है, इसमें आपको पहचान क्या थी, मनोज शब्दों में के विसर्ग संधि है। ये जो बीच में दो शब्द है, इसको ज को अलग कीजिए और मन को अलग कीजिए, बन रहा है मन, मन हमारा मन मस्तिष्क तो इसको अलग कर लिया और ज अलग कर दिया, तो ये बीच में कौन सा बन रहा है, बीच में जो हमने जो ट्रिकी अंदाज बताया था मैंने, क्या बोला था, बीच में ओ की मात्रा दिख जाए, विसर्ग संधि का उदाहरण होगा, ये विसर्ग संधि का उदाहरण बन गया। अठवर से ये ओ ही प्रेजेंट करवा रहा है, मात्रा दिखा रही है कि इसमें व्यंजन संधि है। अब आइए सेकंड एग्जांपल पर आइए जरा। द्वितीय एग्जांपल अगर हम समझते हैं, लेते हैं, तो द्वितीय एग्जांपल में क्या होगा, अगर आपको दिखा जाए तो मैं अब ज तो मैंने लेके समझा दिया, ज को नहीं लेता हूं मैं, अब लेता हूं मैं ऐसा शब्द लेता हूं थोड़ा अच्छा लगे, किसी का पर्यायवाची हो। हालांकि नहीं, ये बताइए मनोज किसका पर्यायवाची है, मनोज किसका पर्यायवाची है, याद है मनोज किसका पर्यायवाची है, अच्छे से याद आ गया, मनोज भी पर्यायवाची है किसी का। तो ये मनोज को अब मैं इसको बाहर करता हूँ, इस मात्रा को तो समझा दिया है। मनोज किसका पर्यायवाची जरा समझाइए, बताइए। मनोज जो पर्यायवाची है कामदेव का, लिख लीजिए, कामदेव का पर्यायवाची, का पर्यायवाची क्या है, पर्यायवाची है, कामदेव का पर्यायवाची है। लिखते हो चलिए, पर्यायवाची ऐसे याद होंगे। संधि है ना, हर चीज को करवा देती है, संधि करना बहुत जरूरी होता है, चाहे एग्जाम में आए नहीं आए। अगर संधि और वर्णमाला आपने पढ़ी है तो आप पूरे व्याकरण को आसानी से सोल्व कर पाएंगे, इसलिए संधि को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम क्या जानेंगे कि हमने ज तो पढ़ लिया, लेकिन ग नहीं पढ़ा, तो ग को समझते हैं, ग को पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जरा समझिए। एक काम, हाँ ठीक है, रजह प्लस गुण लिख लेता हूँ, रजह 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 प्लस गुण, रजह प्लस गुण, क्योंकि ग को लिख के समझाना था, ग को भी लिख लेते हैं, एक दो और लेके चलते हैं। गुण हो गया तो गुण क्या हुआ, रजो गुण हो जाएगा, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, ये बन रहा है और ये क्या बन रहा है, सगोश बन जा रहा है, इधर मिलकर के क्या बन जाएगा, ओ का निर्माण करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, र तो ऐसे लिखना मुझे भाई, र तो ऐसे कैसे लिखना है, ठीक है, और जब भी ऐसे लिखना है, जी हाँ जनाब, जब भी ऐसे लिखना है। लेकिन मुझे क्या परिवर्तन करना है ज के साथ, इस ज में मुझे किस दिख रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, इस मुझे क्या दिखाई दे रहा है, अम दिखाई दे रहा है, और यहाँ सगोश था, इन दोनों के मिलने से, इन दोनों के पेचअप से मेरा क्या बन रहा है, ओ बन रहा है, और ओ की मात्रा क्या बनेगी, ये बनेगी, और ओ की मात्रा कहाँ जाएगी, जो व्यंजन जो स्वर आ रहा है, उससे पहले वाले व्यंजन के साथ मात्रा जुड़ जाएगी। तो यहाँ ये पहले व्यंजन ही आ रहा है, इसके साथ में स्वर जुड़ गई मात्रा, ठीक है, ये मात्रा जुड़ गया, इसके बाद में क्या है, रजो गुण, ये गुण तो मुझे ऐसे लिखना है, गुण तो ऐसे लिखना है, तो क्या हो गया मेरा, गुण ऐसे आ गया, तो क्या बन गया मेरा, रजो गुण, क्या बन गया, एक रजो गुण एक शब्द बन गया है, रजो गुण एक शब्द बन गया, ठीक है। अब ये हो गया, हमारी विसर्ग संधि लगभग पूरी होने चली है, इसके साथ हम करेंगे विसर्ग संधि का भी अंत करेंगे। एक छोटा सा और लिख लीजिए, इसका विसर्ग का र में परिवर्तन, और समझ लीजिए विसर्ग का र में परिवर्तन, जो हमने ओ में परिवर्तन पढ़ा, अब विसर्ग का र में परिवर्तन देख लीजिए, ये र में कैसे परिवर्तित होता है। जैसे कि आपको मैं समझाऊं एक दो एग्जांपल, तो आपने देखा होगा, निह प्लस आमिष, लिख लीजिए, उदाहरण लिख लीजिए इसका भी, निह 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 प्लस आमिष, आमिष, ये लिख लिया। अगर ये लिखा है तो आप जरा समझिए, निह, तो ये नी तो ऐसे लिखा। अब ये जो विसर्ग है, इसका र में कैसे परिवर्तन होगा, तो ये विसर्ग लिखा,
और ये विसर्ग प्लस आ अगर मिल जाता है, प्लस आ मिल रहा है, तो अब ये क्या है, अब आपको जरा यहाँ देखना है, स्वर हो सकता है जी है जनाब, कोई स्वर भी आ सकता है, या क्या हो सकता है, या तो दूसरा स्वर हो, तो या फिर जो आपका सघोष व्यंजन हो, जो हमने ये फॉर्मूला लिखा, या तो स्वर आ जाए, या क्या हो जाए, या तो स्वर आ जाए, या आपका क्या हो जाए, ये सघोष आ जाए, या अंतस्थ व्यंजन आ जाए, तो वो वहां पर भी र में परिवर्तन कैसे होगा जरा समझिए। ये क्या गया, स्वर आ गया है, स्वर आ रहा है, तो इसको मिला देते हैं, इसको जब मिलाएंगे तो ये कौन सा र में ये होगा, र में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसी स्थिति में निह प्लस आमिष, तो निरामिष, 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 मिष, ये निरामिष में ये र पूरा क्यों लिखा जनाब आपने, तो र इसलिए पूरा लिखा क्योंकि आ है, और आ में आ के क्या होता है, आ करके उसको पूरा पूरा व्यंजन बनाएगा, ऊपर से वो आ की मात्रा भी लेके आ जाएगा, तो मैंने यही तो यहाँ लिखा हुआ है, यही तो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, एक दो और एग्जाम्पल समझिए, एक दो और एग्जाम्पल समझे तो आसानी से कर ले जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, अब आइए जरा, अब आइए दूसरा एग्जाम्पल पे। दूसरे एग्जाम्पल पे क्या है, दूसरा एग्जाम्पल अगर आप समझेंगे तो क्या होगा, निराकार, निराकार एक शब्द है, निराकार, निर प्लस आकार, निह प्लस निह, निह प्लस आकार, क्या होगा, आकार। कहते हैं ना कि जिसका कोई आकार नहीं हो, जिसका कोई आकार नहीं हो उसे कहते हैं निराकार। क्या कहते हैं, निराकार। तो इसका क्या बनेगा, निराकार। निराकार, निराकार में कौन सा संधि है मेरे भाई, तो निराकार में आपकी विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है। अब जरा समझिए, ये कौन सा था, विसर्ग था, और ये आ गया स्वर, ये स्वर आ गया, और विसर्ग स्वर मिलकर र का निर्माण करेंगे। अब मैं एक व्यंजन का भी लेता हूं कि व्यंजन से कैसे बनेगा, अब व्यंजन से का भी लेता हूं, समझाता हूं कि कोई व्यंजन है, उस व्यंजन से र कैसे बनेगा ये बना के बताऊंगा, क्योंकि स्वर से तो आप र बना ले जाएंगे, समझ गए होंगे, लेकिन व्यंजन से बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो वो समझाता हूं वो कैसे बनेगा, जरा समझिए। ये लिखा मैंने नीह, क्या लिखा, नीह लिख रहा हूं मैं, नीह, क्या लिखा, नीह। इसमें मैं कोई व्यंजन शब्द ले रहा हूं, व्यंजन शब्द बनाने के लिए व्यंजन लूंगा मैं यहाँ पर, तब जाकर मेरे बिना स्वर वाला शब्द मिलेगा। तो मैं निह से कैसा शब्द बना सकता हूं, चलिए ठीक है, बल ले लेता हूं, तो बन जाएगा स्वर। ये ले लिया मैंने, बल स्वर ले लिया, एक व्यंजन ले लिया बल, बल क्या हो गया, एक शब्द हो गया, एक मीनिंग युक्त शब्द है, और निह एक शब्द अलग से ले लिया। अगर इन दोनों को हम देखें तो ये नी को तो ऐसा ऐसे लिखे जनाब आप, और इसमें से विसर्ग अलग निकाल दीजिए, विसर्ग को अलग लिख दिया, विसर्ग को अलग लिखा मैंने। इसके बाद आपको क्या करना है, प्लस किसके साथ जोड़ना है, बल के साथ जोड़ना है। इसका किसके साथ संपर्क बनाना है, बल के साथ संपर्क बनाना है। जरा यहाँ आप ध्यान दीजिए, जरा आपको दिमाग में बिठाना है कि ये जो ब है और ये अम है, इन दोनों का हमें क्या करना है, संपर्क जोड़ना है, इन दोनों का संयोग करवाना है, संयोग करवाना है, संयोग करवाना है। जब इनका संयोग करवाएंगे तो मैं यहाँ संयोग करवाता हूँ, मिटा करके जगह कम है नीचे, तो ये क्या है, अम है, अम है, और जब ब मिलेगा, ये ब मिलेगा, अर्थात यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है कि विसर्ग का किसके साथ संपर्क हो रहा है, विसर्ग का ब के साथ हो रहा है, और ब क्या है, व्यंजन है, और व्यंजन कैसा है, सघोष है। ब कौन सा है, सघोष व्यंजन है, सघोष व्यंजन है, और सघोष व्यंजन अगर है तो इस सघोष व्यंजन की वजह से हमने क्या बोला, कि सघोष के साथ भी हो सकता है। यहाँ पर लिखा था हमने फॉर्मूला में, सघोष हो सकता है, सगश हो सकता है, तो ये यहाँ पर और लिख देता हूं, तो फॉर्मूला डबल लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप समझ गए ना। तो ये सघोष हो सकता है, तो ये सघोष हमारे सामने प्राप्त हो गया, सघोष भी है हमारे पास और ये विसर्ग भी मिल गया। तो जब दोनों मिलेंगे तो ये मिलने पर किस चीज का निर्माण करेंगे, र का निर्माण करेंगे इन दोनों के। जब ये जो है ये विसर्ग है, इस व्यंजन के संपर्क में, सघोष व्यंजन के संपर्क में आने से किस में परिवर्तित होगा, ये र में परिवर्तित होगा, ये र में परिवर्तित होगा, लेकिन आधा वाला र प्राप्त होगा हलंत युक्त। कैसे, क्योंकि इसमें कोई व्यंजन है, ये कोई स्वर नहीं है, और स्वर नहीं है तो वो क्या होता है, मतलब बेरोजगार है, बेरोजगार है तो क्या आएगा, आधा आएगा, अधूरा जीवन आएगा, अधूरा जीवन र का आ गया जनाब। तो ये जो है मैंने क्या किया, अब यह पूरा शब्द बना के आपको लिख करके समझा रहा हूं। ये मैंने नी से ऐसे उतारा, नी से ऐसे उतारा, नी को ऐसे ऐसे मुझे लिखना है, ये नी लिखा। इस नी के बाद में अब आपको क्या करना है, नी के बाद में आपको बल, ये जो र है, र कौन सा वाला आपका र है, यहाँ पर र है आपका आधा वाला। कैसा र है, आधा वाला र है। तो ये जो र है, ये इस र को जरा ध्यान से देखेंगे आप, तो ये र यहाँ मैं लिखूंगा तो आधा आएगा, इसके बाद फिर शब्द आएगा, जरा यहाँ देखिए, ये लिखा र और इसके बाद मेरा ब आएगा।
तो आपने एक बात हमेशा दिमाग में होगा नोटिस की होगी, जब मैंने वर्णमाला पढ़ाई थी, कोई भी आधा शब्द, कोई भी आधा आधा अगर है आधा अगर है आधा अगर है अगर आधा व्यंजन है, आधा वर्ण है, आधा वर्ण है, आधा वर्ण है, तो वो क्या होगा, उसके पिछले वर्ण के ऊपर चला जाएगा, या तो ऊपर चला जाएगा, जो भी उसकी प्रकृति है उस रूप में चला जाएगा। तो ये र जो है यहाँ पर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो जब ऊपर जाएगा तो जरा देखिए आप, जरा नोटिस कीजिए, समझिए, जानिए, जरा समझिए और इसको देखिए। अब आप क्या समझेंगे, क्या समझे कि ये जो ने है, इस ने से ये कहाँ जा रहा है, ये ने से ये ब से ऐसे जुड़ेगा, ये ब से ऐसे जुड़ेगा, और ये ल भी ऐसे जुड़ जाएगा, ये ल भी ऐसे जुड़ेगा। लेकिन ये जो र है, ये र कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या बन गया, निर्बल बन गया। और निर्बल जिसके अंदर कोई बल नहीं है, नेह प्लस बल, यहाँ था बल, बल मतलब बलवान है, और नेह शब्द अगर उसमें जोड़ दिया तो निर्बल जिसके पास कोई बल नहीं है, बिना शक्ति का है, वो शब्द बन जाता है। अर्थात यहाँ पर निर्बल में भी कौन सी संधि पाई जाएगी, विसर्ग संधि पाई जाएगी, विसर्ग संधि पाई जाएगी। अगर आप देखेंगे निराशा, तो निह प्लस आशा निराशा, इसमें भी कौन संधि होगी, विसर्ग संधि होती है। कौन सी होती है, विसर्ग संधि पाई जाएगी। किसमें, जो आपका ये है निराशा में भी। इसके बाद हम थोड़ा और समझते हैं विसर्ग संधि को, तो कैसे होता है कि ई प्लस उ, ई प्लस उ, ई उ जो है उसके साथ अगर विसर्ग जुड़ा हो तो वह र में र प्लस र से जुड़ता है तो समाप्त या पूर्व स्वर निर्धारित होता है। अर्थात यहाँ एक वर्ड लिखिए आप, एक शब्द लिखिए आप, जरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है, अगर आपको शब्द में ई उ या उ दिख जाए और इनके साथ में ई और उ के साथ में आपको विसर्ग दिख जाए, ऐसे ऐसे उस शब्द में अगर विसर्ग ऐसे दिख जाए और उनका संपर्क किससे हो जाए, उनका संपर्क र से हो जाए, किससे हो जाए, र से हो जाए, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या प्राप्त होगा, इसमें यह प्राप्त होगा मेरे भाई, इसमें यह प्राप्त होगा कि इसमें क्या समाप्त होगा, इसमें समाप्त यह हो जाएगा कि इसमें या तो आपका निर प्लस निरस, तो इसमें आपका तो विसर्ग जो है विसर्ग समाप्त हो जाएगा, विसर्ग विसर्ग समाप्त। एक शब्द लिख लीजिए आप, बाकी और सब छोड़िए, समाप्त हो जाएगा, विसर्ग समाप्त हो जाएगा, या क्या हो सकता है, वो क्या होगा, स्वर में परिवर्तित हो जाएगा। स्वर में परिवर्तित ऐसे होगा, ऐसे स्वर में परिवर्तित होगा कि वो जो है, ये जो है किस किस के साथ में प्लस क्या होगा, या करके मत लिखिए इसको, प्लस लिखिए, प्लस लिखेंगे, अगर आप प्लस लिखेंगे, आप चल क्या रहा है, प्लस लिखेंगे तो अच्छा सा रहेगा। प्लस लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर दीर्घ स्वर बन जाएगा, दीर्घ स्वर बनेगा, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कैसे, जो लघु स्वर है वो दीर्घ में परिवर्तित होता चला जाएगा साथ में, क्योंकि विसर्ग यहाँ पर क्या होगा, गायब होगा। तो जरा विसर्ग को गायब करते हुए समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछे जाने वाला होता है, इसलिए यहाँ पर जोर दे रहा हूँ वापस। क्या होता है कि निह प्लस रस, अब लिखिए आप एग्जाम्पल, उदाहरण लिखिए, निह निह, अब निह ऐसा लिखा मैंने और इसमें लिखा रस, रस जोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए नी में कौन सी मात्रा लगी हुई है, लघु, छोटी, यहाँ ये जो छोटी ई की मात्रा है इसमें छोटी ई की मात्रा है, और इसके साथ में क्या आ गया, विसर्ग आ गया, ये विसर्ग आ रहा, छोटे ई के साथ में, छोटे ई के साथ में क्या हो रहा है, विसर्ग बन रहा है, और उसका संपर्क किससे हो रहा है, उसका संपर्क किसके साथ होने जा रहा है, अब र के साथ होने जा रहा है, उसका संपर्क र के साथ होने जा रहा है। अब इस र का समझ रहे हैं ना फॉर्मूला, पूरा फॉर्मूला बन रहा है। अगर र से बन रहा है तो आगे क्या होने वाला है, आगे ये होने वाला है कि ये जो विसर्ग है ये गायब हो जाएगा। जी हाँ जनाब, तो ये मैं क्या करूंगा, यहाँ जो भी शब्द लिखूंगा उसमें जरा आप ध्यान दीजिएगा, मैं 2 शब्द लिख रहा हूं, आप बताइएगा। ये विसर्ग गायब करके मैंने ऐसे लिख दिया नीरस, या मैं एक और नीरस लिख रहा हूं, नीरस। मैंने दोनों इसलिए लिखा, अभी आपको समझाऊंगा, इसमें एक गलत है एक सही है, दोनों इसलिए लिखा। आपको मैंने ये शब्द लिखा विसर्ग समाप्त हो जाएगा, तो विसर्ग जो है ये बात हो रही, तो ये तो समाप्त हो गया, ठीक है, तो यहाँ नहीं है, मतलब ये इसके हिसाब से सही है। लेकिन साथ में एक शब्द और जुड़ा है प्लस करके, कि क्या लिखा, दीर्घ स्वर। अब ये क्या थी, ये क्या थी, छोटी थी, छोटी ई है, ये छोटी ई है, ये छोटी ए अगर थी तो ये किस में परिवर्तित होगी, ये परिवर्तित किस में होगी, दीर्घ ई में परिवर्तित होना था इसका, तो दीर्घ ई में ऐसा आता, और दीर्घ ई की जो मात्रा है ये वाली हो रहेगी, तो ये वाली मात्रा यहाँ है। अर्थात मुझे ये दोनों देखना है, तो ये शब्द में रहेगा, ये शब्द सही है, ये शब्द गलत है, ये वाला शब्द सही है, ये वाला शब्द सही है। अर्थात नी नेह प्लस रस में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है, लेकिन इसके जो निरस अगर लिखोगे एक साथ तो नीरस में विसर्ग संधि है
और नीरस में बड़ा ई की मात्रा आएगी, नी में बड़ा ई की मात्रा आएगी, दीर्घ ई आएगा, दीर्घ ई आएगा। अब मैं इसी फॉर्मूले को और समझा रहा हूं और डिफाइन कर रहा हूं एक दो एग्जांपल के साथ। एक दो एग्जांपल और लेता हूं, दूसरा एग्जांपल लेता हूं। तो क्या करेंगे आप, नीरज लिख लिए, निह प्लस रज, निह निह निह, अरे यार हैंग मार रहा है, निह प्लस रज लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, निह प्लस रज। निह प्लस रज लिखेंगे तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी यहां पर भी कि यहां पर क्या है, छोटा ई है, उसके साथ में विसर्ग है और ये र आ गया है। जब इनका मिलेगा तो क्या होगा, विसर्ग तो समाप्त हो जाएगा और दीर्घ ई प्राप्त होगा। विसर्ग नहीं आएगा और दीर्घ ई में परिवर्तित हो जाएगा, दीर्घ स्वर में परिवर्तित होगा, दीर्घ स्वर। तो ये जो है इसका क्या बन जाएगा, दीर्घ स्वर बन जाएगा, अर्थात ये वाली मात्रा बन जाएगी। अभी कौन सी थी, अभी इसकी मात्रा कौन सी है, ये वाली है। ठीक है, तो हमें ये परिवर्तन करवाना है तो किस में हो जाएगा, नीरज में कौन सी मात्रा आएगी, बड़ी आएगी, नीरज। अब आपको अगर ये याद है तो आप जब भी देखेंगे इसमें संधि से एक निर्धारण तो हो जा रहा है, हमें किसी भी शब्द की अगर जो त्रुटि है उसको अगर ज्ञात करना है, मात्रात्मक त्रुटि को, तो हमें संधि का ज्ञात होना चाहिए। किसी पर्यायवाची शब्द के लिए संधि ज्ञात होना चाहिए। किसी भी प्रकार की, इवन आप कोई भी ग्रामेटिकली एरर, कारक वगैरह सभी अगर जान के जाएंगे तो उससे पहले आपको संधि जानना बहुत जरूरी है। तो हमने क्या पढ़ा, अभी वर्णमाला पढ़ लिया है और संधि पढ़ लिया है। 2 चैप्टर हमने क्लोज कर दिए, समझ लिए, जान लिए। आगे हम जाएंगे पद में। पद में जानेंगे विकारी, अविकारी वगैरह, इनको जानेंगे। विकारी कौन से है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनको जानेंगे। फिर हमारा संबोधन, विस्मय बोधक वगैरह जो विकारी अविकारी है उनको जानेंगे। इन सबको पढ़ते हुए हम चलेंगे एक एक चैप्टर करके। अब आपको मैंने नीरज जो बताया है, निह प्लस रज, नीरज हो गया। अच्छा जरा मुझे बताइए कि नीरज किसका पर्यायवाची है, नीरज किसका पर्यायवाची है, तो नीरज किसका पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची किसका है, कमल का पर्यायवाची, पर्यायवाची। ठीक है, पर्यायवाची चैप्टर जब कराऊंगा वहां पर आपको संधि शब्द बताता हुआ चलूंगा तो आसानी से हर चीज समझ में आएगी। आज करते हैं इसको, संधि को समाप्त। अब इसके हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद अगला चैप्टर लाएंगे तो प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक, 2 चैप्टर लिए, दोनों चैप्टर की प्रैक्टिस करवा दी जाएगी और आप अच्छे से इसका पूरा लगा जाएंगे, समझ जाएंगे। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल पर। और अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे जाकर कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन तत्काल प्राप्त हो, जब भी क्लास ली जाए तुरंत अपडेट मिले। साथ में आप अपने साथियों को इसकी लिंक अवश्य शेयर करें, साझा करें, ताकि उससे क्या होगा, इस परिवार को आप और बड़ा करेंगे, अपना परिवार को बढ़ाएंगे और आपका कंपटीशन किन लोगों से है वो भी दिखाएंगे। आप एक्चुअली आपको है ना, अगर कोई चीज मिल रही है ना तो उसको आप जया मत कीजिए, आपको फ्री मिल रही है। ये कोर्स जो पेड में दिया जाता है, मैं आपको फ्री में लॉन्च करके चला रहा हूँ, फ्री में आपको पढ़ा रहा हूँ। तो जरा ध्यान दीजिए, समझिए और इसको अपने जहन में बिठाइए। और मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।